Welcome viewers. So in this session, we're going to discuss on the possible 10-20 questions. And while discussing, we're going to try to analyze the minute detail regarding some questions and related topic. तो आज की जो ये सेशन है इसका मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी क्वेश्चंस की रीजन आउट करना कि कोई क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है और उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं पढ़ने के लिए और उसका क्या रेलेवेंस है। तो इसके लिए मैं रोहित जी को यहाँ पर इनवाइट किया हूँ। तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू सर। तो आज हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे पढ़ेंगे। यस सर। तो ये ऐसा क्यों, ये रिवॉल्ट 1857 जो है क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है क्या? यस सर, काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी फैक्चुअल और काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं और जो कि इसको एक इम्पोर्टेंट बनाती है पीटी और एज वेल एज मेंस के लिए। और जैसे कि हमारे हिस्ट्री का एक ये टर्निंग पॉइंट भी था 1857। यस सर, इट इज कॉल्ड एज द वाटरशेड ईयर इन द ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री। और स्पेशली इसलिए कि इसने पूरे इंडिया को एक बार यूनाइट किया, जो इंडिया बिखरा हुआ था 1857 से ही ऐसा कह सकते हैं कि यूनाइट किया। ओके, यूनाइट भी किया और देन इट आल्सो डिवाइडेड इंडिया on the basis of religions because after that the Britishers took the divide and rule policy। तो और जो कि प्रोग्रेसिव इंडिया था वो रुक गया उसके बाद। ओके ओके ओके, सो लाइक यहाँ से फिर वी स्टार्टेड प्लेइंग अंडर द लाइक व्हाट लाइक उनके जो ब्रिटिशर्स के जो आइडियाज थे उसके ऊपर हम लोग फिर दौड़ने लग गए, रूल करने लग गए, मतलब ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल करने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ, बैरकपुर, अंबाला, लखनऊ। तो इससे पहले कि मैं ये आंसर जानूं, ये मंगल पांडे का क्या रोल था, क्यों मंगल पांडे इतने फेमस हैं? सर बेसिकली हुआ क्या था कि जब ये एनफील्ड राइफल वाज लॉन्च इन द 1857 इटसेल्फ ईयर, तो वहाँ पे इनको एक, क्योंकि एक हाथ में राइफल रहती थी, वैसे तो उसको हाथ से भी हटा सकते थे, बट क्योंकि हाथ में राइफल रहती थी, व्हेनेवर यू विल विन द बैटलफील्ड, तो आपको एक मुंह से आपको यूज करना पड़ेगा जो कि उसमें ग्रेस होती थी, जो कि उसकी ग्रेसिंग के लिए होती थी। तो एक ऐसा अभी तक ये फैक्चुअल नहीं हो पाया क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है वो ये भी कहते हैं कि उसमें उसकी पोर्क की और उसकी काउ फैट उसमें रहता था। तो उसकी वजह से उसमें क्या हुआ, एक रूमर वहां पे फैल गई और उस रूमर की वजह से क्या हुआ कि मंगल पांडे ने एक इस चीज की लीडरशिप ली बैरकपुर में। तो दैट्स व्हाई मंगल पांडे का नाम एक उसमें आ गया। अच्छा अच्छा, ओके। तो मंगल पांडे ने एक तरह से ये डेयर किया पहली बार कि एक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो पाए, और एक लीडरशिप, जब कुछ था नहीं तो उन्होंने पहला लीडरशिप इसमें अब वो किया, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, तो मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ, बैरकपुर, अंबाला एंड लखनऊ। तो क्या ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों में हमारे पास कंटेनमेंट एरियाज हैं? यस सर, चारों में कंटेनमेंट एरियाज हैं। अच्छा अच्छा, तो मंगल पांडे किससे एसोसिएटेड थे? सर ही वाज एसोसिएटेड विद द बैरकपुर कैंटोनमेंट। ओके ओके, तो बैरकपुर की क्या कुछ खासियत है, कहाँ है बैरकपुर, इसमें क्या इसका एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट क्या है, इसके बारे में कुछ आइडिया? सर बैरकपुर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। सर जो कोलकाता वाला जो पोर्शन है उस पे है, कोलकाता के नीचे वाला थोड़ा सा सदर्न साइड में। जी जी, ओके। अच्छा, कैंटोनमेंट एरिया हम, ओके, सिटी को कैप्चर करने से बचाने के लिए एक तरह का ट्रूप सेटलमेंट है। यस सर, ये एक तरीके का सर रेजिडेंस एरिया रहता है जिसमें सिविल और मिलिट्री जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, बट व्हेनेवर दे इमरजेंसीज केम तो इनको सर एक तरीके से वो इमरजेंसी फोर्सेस में एकदम से यूज किया जा सकता है। ओके ओके, ठीक है। तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर जो कैंटोनमेंट एरिया था उससे वो रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि the immediate causes of India's first war of independence was doctrine of lapses by Lord Dalhousie, suspicion about the British interference in the religion, military discontent और economic exploitation of India। तो इसमें कौन सा आंसर है
और क्यों? Sir, answer should be the military discontent, but other factors are also associated with the cause of the 1857. But the question is itself asking about the immediate cause. That's why the military discontent would be the best answer for this, the possible अच्छा, best. अच्छा, एक तरह से मिलिट्री डिसकंटेंट एक तरह से ट्रिगर का काम किया, Yes, इसने sir. पूरा पिक्चर डेवलप करके रखा। बाकी जो 4 ऑप्शंस हैं, Yes, sir. एक डिसकंटेनमेंट तो पब्लिक के अंदर आ ही रहा था, लोग नाराज थे, और Yes, sir. इसने ट्रिगर एक तरह का जो किसी चीज को स्टार्ट करना होता वो मिलिट्री डिसकंटेंट से स्टार्ट हुआ। ओके, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? सर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे वीर सावरकर ने अपनी बुक में कहा है कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज सर क्योंकि एक तरीके से इस वॉर ने यूनाइटेड किया, और जो कि यूनाइटेड करने को इंडिया का जो मेन एनिमी था कि ब्रिटिश इंडिया, तो सभी जो पावर फोर्सेस थी दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया, और उनका जो मेन मकसद था वो आजाद कराना था। रेदर इट वाज बैकवर्ड लुकिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि वो एक मुगल एरा को लेकर के आना चाहते थे, बट द मेन जो मोटिव था दैट वाज टू अवे फ्रॉम द ब्रिटिश रिजाइम। ओके, मतलब इस इवेंट को पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो ये पूरे इंडिया लेवल पर एक इमर्ज होता, तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आ गया था, इसका मतलब ये। यस सर, पब्लिक के अंदर ये चेतना जाग गई थी इस इवेंट से। ओके ओके, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टिलेज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? तो हमें थोड़ा एनफील्ड राइफल के बारे में भी कुछ जानकारी दे पाएंगे कि व्हाट इज एनफील्ड राइफल? सो यस सर, जैसा मैंने पढ़ा है कि पहले एक राइफल होती थी, मस्केट राइफल टाइप होती थी, तो उनमें गन पाउडर भरना होता था। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे क्रीमियन वॉर हुआ 1853 के आसपास हुआ है, तो वहां पे ब्रिटिश ने रियलाइज किया इस तरीके के कि थोड़ा सा हमें मतलब इसमें जो अपनी राइफल है उसमें इफिशिएंसी लेकर के आनी पड़ेगी, उसकी डिस्टेंस की उसकी, ताकि वो तेजी से भी चले। तो उसी का एक सर ये कंसेप्ट था एनफील्ड राइफल लाने का, क्योंकि ये थोड़ी मॉडर्न राइफल थी। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो बुलेट था उसमें ऑलरेडी गन पाउडर पैक था? यस सर, बुलेट्स के अलावा यस से सर, पैक था? नहीं तो पहले की जो ट्रेडिशनल राइफल्स होते थे उसमें गन पाउडर फिल करना पड़ता था, इसमें टाइम लग जाता था। यस और सर, अगर ये बुलेट हम कार्टिलेज, ये जो एनफील्ड राइफल का जो कार्टिलेज है उसको यूज करते, तो हम बहुत तेजी से राइफल में लोड करके फायर कर सकते थे। यस सर, तो फायरिंग स्पीड स्मूथ करने और उसको स्पीड अप करने के लिए ये राइफल, इस कार्टिलेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐसा ही कुछ है? यस सर। अच्छा अच्छा, तो इसको यूज किया गया था कि जिससे कि उनकी मतलब रिटेलिएशन करने की स्पीड बढ़ जाए, फटाफट गोली मारना स्टार्ट करें उनके जो सिपाही हैं। ओके, यस तो ये सर, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था इस राइफल को, इस कार्टिलेज को? सर एग्जैक्ट मंथ तो नहीं पता, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1857। थोड़ा अच्छा सा अच्छा, 1857। ओके ओके, तो मतलब ये कि इंट्रोड्यूस होते ही ये एक तरह से वो हो गया, यस सर, उसने मतलब स्प्रेड हो गया था ये। डिसकंटेंट जो है आर्मी में उसने स्प्रेड किया। अच्छा अच्छा, तो इसी में वो जो कार्टिलेज था उसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो पेपर का बना होता था, और उसमें ये बोला जाता था कि एनिमल फैट यूज किया जा रहा है। यस सर, तो एनिमल फैट यूज करने से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती थी, ऐसा कुछ है क्या? सर एक तो उसमें क्योंकि वो ग्रीस की तरह यूज किया गया था, उसमें अदर पोर्शन भी यूज कर सकते थे, अदर मटेरियल भी यूज कर सकते थे, वो ग्रीस के लिए होता था, लुब्रिकेंट के लिए। गुड तो गुड गुड। लुब्रिकेंट का काम होता था, तो इसलिए कंटेम्प्रेरी सोर्स अभी तक से उसको प्रूव भी नहीं कर पाए कि उसमें काउ फैट था कि नहीं था। अभी मैं पढ़ ही रहा था उसको, तो काफी ऐसी आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उसमें अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। जो कि इसमें कंटेम्प्रेरी सोर्स है वेजिटेबल उन्होंने तो, ये अभी भी फैट। एक रूमर बना हुआ है। अच्छा अच्छा, वो तो हो सकता है कि मैनिपुलेट भी कर दिए होंगे ब्रिटिश जो इसके ऑथर हैं उसको करने के लिए। ओके, अच्छा, विथ व्हिच अपराइजिंग द मंगल पांडे एसोसिएटेड? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली एंड नन ऑफ दीज। तो बैरकपुर तो जैसा आपने बताया, ये मेरठ में जो अपराइजिंग हुआ था इसमें भी कोई पर्सनालिटी एसोसिएटेड थी क्या?
भी ऐसी कोई पर्सनैलिटी का नाम तो अब तक जैसे बुक में पढ़ा नहीं है, बट बैरकपुर में जैसे हुआ तो उसके बाद हुआ क्या था, मेरठ में एक 190s का एक वो थी टुकड़ी जिसको बोलते हैं मिलिट्री की। तो उनको क्या हुआ कि एक दिन पहले ओथ लिए सभी आर्मी, जितने भी जो सिपाही थे, कि दे विल नॉट यूज दैट ग्रीस कार्टेज। तो हुआ क्या कि उसके बाद 90 में से 5 जो है वो मान गए और 85 जो है नहीं माने। तो 85 नहीं माने तो वो इंसिडेंट टुक प्लेस एट द मेरठ। तो इसलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट जो म्यूटिनी हुई वो मेरठ में मानी जाती है। यस, दो बैरकपुर में मंगल पांडे ने वो किया वहां पे, तो बट जो मेरठ से क्या हुआ है कि म्यूटिनी स्टार्ट हुई, इसको म्यूटिनी बोला गया रियल टर्म में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो म्यूटनी का मतलब क्या होता है, मतलब ये अपराइजिंग से अलग है क्या? म्यूटिनी मीन्स विद्रोह होता है कि मतलब अपने कमांडिंग ऑफिसर्स का वो ना करना, उनके ऑर्डर्स और वो उसके डिसीजंस को ना मानना। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो हैं इसको म्यूटनी कहते हैं। और जो वो है कि मैंने किसी आदेश का ओवर एक्ट करना, रिएक्ट मतलब उस पर वो नहीं करना, यस सर, उसको ना मानना। ओके गुड। तो इसको ब्रिटिशर्स जो है 1857 के इवेंट को म्यूटनी कहते हैं कि लाइक छोटे छोटे टुकड़ियों ने आदेश ना माना, और जब इंडियन ऑथर है उसको बोलते हैं अपराइजिंग। यस ओके सर। गुड। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन भी बना हुआ है कि which one of the following conception is true about the revolt of 1857? Indian historians have described it as an Indian mutiny. Indian historians तो इसको uprising बोलते हैं। British historians have described it as a war of independence. ये उल्टा हो गया, ये तो Indian historians कहते हैं। It gave a death blow to the system of East Indian company's rule in India. हाँ, ये कुछ हद तक सही है। It was the improvement of the administrative machinery in India. नहीं तो इसमें तो क्या पॉसिबल आंसर है? सी लगता है फिर तो। यस सर, सी ही है सर इसमें। अच्छा अच्छा, तो ये तो अच्छा एनालिसिस से पता चल गया कि म्यूटनी और अपराइजिंग का अगर मीनिंग समझ में आ जाए तो इसका आंसर भी सॉल्व हो सकता है। इसमें यस सर। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ओके ओके। Who among the following was bestowed with the title Sahib Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? तो ये कौन थे साहेब आलम बहादुर, इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताइए। सर ये भक्त खान को बेसिकली दिया गया था, जो कि इसका कमांडर ऑफिसर था बहादुर शाह जफर का, दिल्ली में। तो अच्छा इसको अच्छा 1857 से रिवोल्ट से पहले, क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसकी कॉम्पिटिटिवनेस थी और क्वालिटी थी, उसके लिए जो है एक टाइटल इन्होंने साहिब आलम का इसको दिया। अच्छा। तो भक्त खान कमांडर थे बहादुर शाह जफर के? यस सर, मिलिट्री कमांडर सर। मिलिट्री कमांडर थे। अच्छा, ये अजीमुल्ला और ब्रिजेश कादिर और हसन खान, इनके बारे में कुछ आइडिया मिल सकता है क्या? सर बिरजिस कादिर हसन खान को तो नहीं सुना सर, अजीमुल्ला का नाम सुना हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अजीमुल्ला खान जो थे वो कानपुर से एसोसिएटेड थे। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? पब्लिक आउटरेज, मिलिट्री डिसकंटेंट, मैनेजमेंट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? जैसे कि हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया है कि मेन कॉज जो था वो 1857 का डिसकंटेंट था। तो क्या ये पब्लिक आउटरेज में बदल पाया था क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, मतलब जो मिलिट्री पब्लिक आउटरेज है, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट। यस सर, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री डिसकंटेंट में हुआ, जैसे बैरकपुर से और 1857 फिर उसके बाद मेरठ से हुआ, उसके बाद जो लीडरशिप थी वो मिलिट्री से शिफ्ट, जिसको ट्रांजिशन कहते हैं, वो इन दी हैंड ऑफ द सिविलियन आ गई। लाइक रानी की, झांसी की रानी झांसी में आ गया, नाना साहेब कानपुर में आ गया, तात्या टोपे ग्वालियर में लीडरशिप आ गई, दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर की लीडरशिप आ गई। तो इस तरीके से जो लीडरशिप थी उसके बाद वो एक पब्लिक आउटरीच में बदल करके, और उसमें क्या हुआ कि सिविलियन पॉपुलेशन का जो, इसको पीजेंट क्लास कहते हैं, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट अपराइजिंग। ओके ओके, वेरी गुड। तो पब्लिक आउटरीच के बारे में देख लिया, मिलिट्री डिसकंटेंट के बारे में देख लिया, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो लाइक आउटकम हुआ होगा इसका। मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल रहा इस समय, कुछ इसमें आइडिया है क्या? सर वही जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जैसे कंसेप्ट है कि जैसे 1764 में 1764 में उनका एक यहाँ पे
कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो एक पावर एस्टेब्लिश हो गया ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश के पास इतना मतलब वो नहीं था कि वो एक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव उसको डेवलप कर सके इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा मशीनरी चाहिए थी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को जैसे 1813 एक्ट में इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ताकि एक वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ कोई खड़ा ही ना हो सके, उनको मतलब अपने अकॉर्डिंग उनकी अपनी क्रिश्चियन फेथ में करवा दें, और ताकि वो यहाँ पे अपने हमारे उद्धार के लिए, जिसको बोला जाता है ना, दो कंसेप्ट पे ब्रिटिश रूल्स वाज देयर कि उनको कोई हरा नहीं सकता और दे आर हेयर टू सिविलाइज अस। तो वो ओके वही ओके, कंसेप्ट यहाँ पे वो करना चाहते थे इसका। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये तो बिल्कुल इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही क्यों कहते हैं और किसने कहा ये सेंटेंस? The first war of independence was said by the V.D. Savarkar. अच्छा अच्छा तो उसकी अच्छा। यस सर। तो उन्होंने इसको किस बेसिस पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा वीडी सावरकर ने? सर इसलिए कहा क्योंकि उससे पहले तो कोई सर मेजर इस तरीके का जो मेजर पैन इंडिया रिवोल्ट नहीं हुआ ना उससे पहले। यस सर, सिविल रिबेलियन वाज देयर, बट वो सिविल रिबेलियन वाज वेरी लोकल इन नेचर। एक स्कैटर्ड थे, एक लोकेटेड थे, एक उस पे। इसमें क्या हुआ कि एक पूरी जो लीडरशिप थी, जो पूरा एक जिसको कहते हैं कि एक अम्ब्रेला क्रिएट किया, जो कि मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर के अंडर में हुआ, कि अच्छा उसको एक अच्छा मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया उस समय पे, और दैट्स व्हाई इसको एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया। अच्छा। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ, ऐसा मान यस सकते सर, हैं? यस सर। तो जब बैरकपुर इंसिडेंट और मेरठ इंसिडेंट में पहले तो बैरकपुर इंसिडेंट होगा, यस सर, पहले बैरकपुर इंसिडेंट हुआ। और वहां से वो इमोशंस ट्रांसलेट होके मेरठ में आते हैं। यस सर, मेरठ में मतलब पूरी की जो पूरी पूरी वहां पे टुकड़ी थी, उन्होंने बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दिया ऑर्डर मानने से, और फिर वहां से वो पूरा। ओके ओके ओके। अच्छा, फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कानपुर रिवॉल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ नाना साहेब, बेगम हजरत महल's leadership of marching of sepoys to the Delhi fort and revolt by रानी झांसी। तो पहला इवेंट क्या होता है इसमें? सर मेरे हिसाब से पहला रिवोल्ट इसमें सर मार्चिंग ऑफ द सिपॉइज टू दिल्ली रेड फोर्ट। जो मेरठ से दौड़ के आए होंगे यहाँ पर यस सर। फोर्ट में यस सर। जहाँ बहादुर शाह जफर थी। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मैंने एक किसी वीडियो सेशन में भी देखा था कि बहादुर शाह जफर वाज स्लीपिंग एंड ही वाज नॉट अवेयर दैट द वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। somebody knocked, like these Yes sir. people knocked very early in the morning। Yes sir, he was not ठीक है, willing to accept the leadership of the। ओके ओके। इसीलिए ये भी कारण है कि ये मतलब ज्यादा फाइट नहीं कर पाए हम इसको, इसलिए सप्रेस कर दिया गया। यस सर। ओके ओके। पर इनका जो जो रीजनल लीडरशिप लिया गया था रानी झांसी के द्वारा और कानपुर में नाना साहेब के द्वारा, इसने भी कुछ हद तक तो डेंट पहुंचाया होगा ब्रिटिश हुकूमत को। यस सर, काफी दिन तक मतलब ये लड़े और अच्छी फाइट भी इन्होंने की। अच्छा अच्छा ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। तो व्हाट इज इन सिंबल, इसका क्या मतलब, किस एक सिंबल के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी? टू सर शॉट्स स्कार्फ। यस सर, लोटस एंड चपातीज के अंदर में सर उनकी। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों रखा गया था लोटस एंड चपातीज? सर चपातीज का मीनिंग था क्योंकि चपाती एक सर्कल होती है ना, तो वाइड उसका एक था कि वाइड कवरेज की, ताकि वो सबको एक पूरा इंडिया को मतलब पूरे इंडिया को एक कवर कर रही है। और लोटस क्या होता है कि सर लोटस की जो आप देखोगे उसकी पत्ती होती है वो वेल प्लान होती है सर। अच्छा, यस गुड। सर। तो वहां से इसको सर लिया गया लोटस एंड चपाती का। ओके ओके, गुड। तो ये तो सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा और बहुत सारे नए क्वेश्चन इसमें मिला। तो थैंक यू। तो हम लोग थैंक यू यहाँ सर। पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं।